नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। राइजिंग सन इंटरनेशनल स्कूल जिला इटावा में बकेवर व महेवा ब्लॉक के बीच नेशनल हाईवे पर स्थित है। राइजिंग सन इंटरनेशनल स्कूल का उद्देश्य ग्रामीण अंचल के बच्चों को उचित शिक्षा देना है। राइजिंग सन इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। राइजिंग सन पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानाचार्य डॉक्टर एस.के. चतुर्वेदी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। डॉक्टर एस.के. चतुर्वेदी ने कहा कि कॉलेज की तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है कि जल्द से जल्द शिक्षा प्रणाली को अपनी लाइन पे लाया जाए। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव और पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और इटावा के एक बहुत छोटा सा शहर बकेवर। आज मैं जब बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है राइजिंग सन इंटरनेशनल स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रधानाचार्य जी। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था और कोरोना काल के बाद एक बार सेशन फिर से स्टार्ट हुआ है। पिछले 2 साल का जो समय रहा बहुत क्रिटिकल टाइम रहा। जानने का प्रयास ये भी करूंगा कि उस 2 साल में कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस करे, कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद सर। सर 2 साल का समय बहुत बुरा दौर था। हिंदुस्तान के साथ साथ कई देश और इसकी चपेट में आए कोरोना महामारी के। किस तरीके से कौन कौन सी परेशानियों का आपने सामना किया? कुमार गौरव जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके सभी सम्मानित साथियों को और चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी दृष्टि कोरोना काल के दौरान जो उससे पीड़ित विद्यालय रहे जो समाज की व्यवस्थाएं रहीं उन पर अपना ध्यान आकृष्ट किया। आपने देखा होगा कि इस दौरान पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई। हमारा स्कूल 2018 में इनॉग्रेट हुआ और इसने अपना बचपन भी नहीं जी पाया था कि ये ऐसी विश्व महामारी की चपेट में आ गया जिससे पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई। ये विद्यालय प्रबंध समिति ने केवल इस दृष्टि से यहाँ पर शुरुआत की थी कि ग्रामीणांचल में बकेवर क्षेत्र में शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जबकि हम लोग जानते हैं किसी ज़माने में बकेवर और अजीतमल, मैं ये हमेशा कहा करता था कि शिक्षा व्यवस्था के नालंदा और तक्षशिला है। लेकिन बीच में एक ऐसा पीरियड आया लगभग 10-15 साल में, सामाजिक कारणों से, राजनैतिक कारणों से, आर्थिक कारणों से मैं ये देख रहा था कि ये क्षेत्र शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। प्रबंधन ने इस पर ध्यान दिया और यहाँ पर एक आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों के बच्चों को भविष्य के दृष्टिगत यहाँ पर एक उत्तम विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय में लगभग वो सारी व्यवस्थाएं की गई जो एक इंटरनेशनल क्यूरिकुलम की होनी चाहिए। कभी हमारा सौभाग्य होगा आपका पदार्पण हो, आगे सारी चीज़ें देखें, सारी लैब्स, सारी व्यवस्था, जितना भी एक इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें हो सकती हैं। समय रहा कोरोना काल में, ऑनलाइन क्लासेस रही, ऑफलाइन अभी स्टार्ट हुई हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस आप देखते हैं और स्टूडेंट पे किस टाइप से इफेक्टिव रहती है? अभी सर 2 दिन पहले हमने एक सेमिनार कराया था बच्चों से, टीचर्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर। तो उसमें क्लास 12 के बच्चों ने अपने अपने अलग अलग विचार रखे। कुछ बच्चे इस पक्ष में थे कि हम कंप्यूटर की मदद से, डिजिटल मीडिया की मदद से बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, बट जो इसके अगेंस्ट थे उन बच्चों ने कहा था कि टीचर को कभी हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। रही बात सर ऑनलाइन ऑफलाइन में, तो आप ये समझ लो कि पिताजी को सामने से देखना और पिताजी की चिट्ठी पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। फिजिकली आप मेरे सामने बैठे हो, हम आपका चेहरा देख रहे हैं, आप मेरा चेहरा देख रहे हो, हम एक दूसरे के विचार से बहुत अच्छी तरह प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने मुझे देखा ना होता, केवल टेलीफोनिक सिस्टम से हमें सुना होता, तो शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज का, मेरी फेस वैल्यू का आपके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना अब पड़ेगा, और जस्ट लाइक वही आपका मेरे ऊपर। तो जब ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था चली, एक तो हम सर ऐसे क्षेत्र में बैठे हुए हैं जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है,
ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, कभी सिग्नल नहीं आते हैं, बिजली व्यवस्था चरमराई रहती है, फ़ोन रिचार्ज नहीं हो पाते हैं। पैसे के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं जब ये कोरोना काल चला तो लोगों के बिजनेस बंद हो गए। मैं बता रहा हूँ, मैं सर 4 साल से यहाँ हूँ। बकेवर में चौराहे पे एक दुकान है जिसमें शायद मुझे लगता है शटर नहीं लगे हैं, वो कभी 24 घंटे बंद ही नहीं होती है। आपने भी शायद कभी देखा हो, 24 घंटे में आप कभी 2 बजे रात को भी जाइए तो वहाँ दूध का पैकेट मट्ठा मिलता है। मैंने देखा कोरोना काल में वो भी बंद रही। मैंने यहाँ की व्यवस्था, मैं उस दुकान को देखकर मुझे ये लगा कि अगर ये दुकान बंद है इसका मतलब सब कुछ बंद है। मैंने अपने प्रबंधन को यहाँ की व्यवस्था के बारे में अवगत कराया तो उन्होंने इस दौरान सारे बच्चों को पूरे कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था फ्री रखी। मैंने डीएम साहब बताया, राजू राणा जी जिला विद्यालय निरीक्षक थे, उन्होंने इस बात की बहुत अच्छी सराहना की। इवन कुछ विद्यालय हमसे इस बात में अगेंस्ट भी हो गए कि आपने इस व्यवस्था में एक नई लाइन पैदा कर ली, अब लोग हमसे फीस माफ़ कराने का दबाव बनाएंगे। लेकिन मानवता को ध्यान में रखते हुए और बच्चों को भविष्य में ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, क्योंकि हमारे विद्यालय का जो लोगो है वो यही है, सर्विस फॉर सोसाइटी। तो हमने कहा अगर हमने लिखा है तो कुछ करके भी दिखाएं। दूसरा, ऑनलाइन में बच्चे, ये मान लो शिक्षा व्यवस्था केवल सर सांसें बढ़ती रही। जैसे मरीज के साथ जब ड्रिप लगा दी जाती है तो मरीज जीवित रह सकता है, मरीज दौड़ नहीं सकता है। तो ऑनलाइन व्यवस्था में केवल शिक्षा व्यवस्था सांसें बढ़ती रही, बच्चे थोड़े से हमसे जुड़े रहे, कभी उनको वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बच्चा जब टीचर का चेहरा भी देख लेता था तो मैं देखता था कि बच्चे का चेहरा खिल जाता था, क्योंकि उस कोरोना काल के दौरान बच्चे इतने डर गए थे, जान है तो जहान है, ये लगता ही नहीं था कि कल क्या होगा। हम भी उससे पीड़ित रहे हैं और सौभाग्य ये कि लगभग आज हमें भी कोरोना हुए उसकी एक पहली एनिवर्सरी है। लास्ट ईयर में 21 अप्रैल को ही हम इससे पीड़ित हुए थे। तो इतना भय था व्याप्त, जब हम में इतना भय व्याप्त था, जब हम सब कुछ जानते थे, तो छोटे छोटे बच्चों में या ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और सबसे अच्छी बात है इस क्षेत्र के लोग, सर ये तो आपका जनपद है, हम तो बाहर से आके आपकी सेवा कर रहे हैं, आप लोगों का हमें प्यार और सहयोग मिलता है कि यहाँ के लोग शिक्षा व्यवस्था के लिए जागरूक तो हैं, लेकिन उन्हें एक ना एक जामबंद की ज़रूरत पड़ती है, उनके अंदर पहले ये चीज़ें जगाई जाएँ। ऑनलाइन व्यवस्था में भी तमाम लोग विरोध करते थे, सर छोटे बच्चे हैं इनको कंप्यूटर कैसे पढ़ाएं। तो मैं उनसे यही पूछता था कि इसका विकल्प क्या है भाई, अगर या तो हम ना पढ़ाएं, नहीं तो इसका कोई विकल्प नहीं है। तो लोगों को मेरी बात समझ में आई और लगभग लोगों ने हमारा पूरा सहयोग किया। मेरे यहाँ उस समय लगभग 276 बच्चे ऑनलाइन व्यवस्था से जुड़े रहे। एक मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर शिक्षा, ये मान लो कि अगर मानव जीवन से शिक्षा को हम माइनस कर दें तो फिर मानव जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मानव केवल शैक्षिक जानवर है। आदमी भी एक जीवित अवस्था, जब हम जन्म लेते हैं तो हम में और गाय के बछड़े में कोई अंतर नहीं होता। वो भी मिट्टी खाता, छोटा बच्चा भी मिट्टी खाता, उसको भी नहीं पता होता, उसको दुनिया की पहचान कराई जाती है। बस हमें शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ये बताया जाता है व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट, और हम कैसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। आप ये मान लो जैसे नदी का पानी ढलान की तरफ बह जाता है, लेकिन नहर का पानी वहीं जाता है जहाँ उसको ले जाना चाहते थे। तो नहर का पानी एक व्यवस्था के अंतर्गत चलता है, नदी का पानी केवल ढलान के हिसाब से चलता है। तो बिना शिक्षा के आप ये मान लो मानव जीवन नदी का पानी है, जिधर बहाव आया, जिधर ढलान मिली उधर बह गया। सर आपने देखा जिस तरीके से जब से अब काफ़ी समय से आप देख रहे हो वेस्टर्न कल्चर हिंदुस्तान पे धीरे धीरे हावी हो रहा है, हम अपनी मूल संस्कृति से बहुत दूर जा रहे थे। हमारा आपका दौर था प्रणाम करके पैर छू के घर से आते थे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे। अब बच्चे हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तक सीमित रह गए। संस्था ऐसा क्या करने वाली इस वाले सेशन में जिससे कि हमारी संस्कृति भी बची रहे और शिक्षा भी आगे बढ़े? सर लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दो, और उन्होंने ये किया। आपने देखा होगा मिशनरीज जितनी भारत में आए उन्होंने 2 काम किए थे, एक तो उन्होंने हॉस्पिटल खोले, दूसरे शिक्षा व्यवस्था। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में उन्होंने वो चीज़ें भरी जो वेस्टर्नाइजेशन से प्रेरित थी। बच्चे हाय हेलो पे आ गए जैसा आप कहते हो, लेकिन इस स्कूल में सर कभी आप सुबह आइए, यहाँ गायत्री मंत्र से शुरुआत होती है। हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। ये भारत का सबसे प्रगति पर सदैव खुशी होंगे माँ बाप और आपका गुरु।
बाकी तो आपसे कंपटीशन करेंगे, जेलसी रखेंगे, लेकिन इन तीनों को हमेशा खुशी मिलती है। पेरेंट्स से मेरा ये निवेदन है कि सर अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बच्चों का आप सहयोग करेंगे, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, उनको कोऑपरेट करेंगे। होता क्या है, जैसे अभी मेरे यहाँ एक बच्चा 2 दिन से नहीं आ रहा था, तो मैंने उसके गार्जियन को फ़ोन किया तो वो कहते सर बच्चे के 70% से कम नंबर 11th में आए, इसलिए हम पढ़ाएंगे नहीं इसको। तो मैंने उनको समझाया, बोले हम चाहते थे कि हम इंजीनियर बने और हम नहीं बन पाए, तो हम चाहते हैं यही बन जाएं। तो सबसे अच्छी बात, मतलब गलत बात ये है कि हम अपने कहीं ना कहीं जो विचार होते हैं वो बच्चों पे थोपते हैं। हम बच्चे के अंदर का जो टैलेंट है उसको देखें। हर बच्चा सर गुणों की खान है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते, इवन जीवन भर हम अपने को ही नहीं पहचान पाते हैं। तो शिक्षकों का, विद्यालय प्रबंधन का, विद्यालय सिस्टम का पहला कार्य ये होता है कि हम अभिभावकों के साथ मिलके बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है, बच्चे में कौन से छुपे हुए गुण हैं, हम बच्चे को उस क्षेत्र में ले जाएं और अभिभावक इसमें विद्यालय की, सारे शिक्षकों की सहायता करें तो बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए और समय देने के लिए। जिस तरीके से अभी आप देख रहे थे, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से हमारी बात हुई, तो उन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि पिछले 2 साल के कोरोना काल के समय कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी आप देख रहे हो हमारे पीछे इस विद्यालय की पूरी यूनिट खड़ी हुई है। इन लोगों से भी बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना काल का समय था। कोरोना काल के बाद एक बार फिर नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो 2 साल का जो ड्यूरेशन टाइम था, उस ड्यूरेशन टाइम में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे हैं। सर सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी। और जो मेन आपने जो क्वेश्चन पूछा कि जो मेन चैलेंजेस फेस करे हैं, देखिए सबसे बड़ा तो आपके बच्चों की एजुकेशन का ही रहा कि जो बच्चे, हम लोगों ने वैसे ऑनलाइन क्लासेस चलाई, प्रॉपर अच्छी तरीके से सब कुछ चलाया, लेकिन फिर भी बच्चा घर पे थोड़ा रिलैक्स मोड में रहता है और उतना वो आपका कॉन्सेंट्रेट होकर के स्टडी में उसने अपना ध्यान नहीं दिया, जो कि हमारे ऑफलाइन क्लासेस में होता है। तो उससे थोड़ा सा बच्चे की जो एक आप कहते हैं इंटेलिजेंस के ऊपर कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ा। और हम लोगों ने तो प्रयास किया कि हम उसको ऑनलाइन के जो क्लासेस जब रन कर रही थी उससे हम उसको फिलअप करें। नहीं तो जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई लगभग सितंबर में जा करके, तो उसमें हमारी पूरी यूनिट ने, सभी टीचर्स ने मिल करके एक्स्ट्रा टाइम दे करके और अपने लेवल पे जितने भी उसका बेटर से बेटर कर सकते थे, तो हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन करवाई है बच्चों। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में क्या डिफरेंसेस थे? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र यादव है, मैं यहाँ पर पीजीटी बायोलॉजी हूँ। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो आपने डिफरेंस पूछा है, देखिए ऑनलाइन में केवल हम कुछ लिमिटेड डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को। हम बच्चों के कोई फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को टच नहीं कर सकते। बच्चों को हम डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते ऑनलाइन में, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कोविड के दौरान, क्योंकि बच्चों का IQ लेवल एकदम 0 हो चुका था घर पे रहकर। और छोटे छोटे बच्चों में आपने देखा होगा वो अपने स्कूल का नाम भी भूल गए थे, इवन टीचर्स का नाम भी भूल चुके थे। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई। और डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम आई, बच्चे टीचर्स की बात नहीं सुनना चाह रहे ऑफलाइन में। ये 8 बजे सो के उठो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। ठीक है, और टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो टेक्निकली जो साउंड है टीचर्स, वो तो मैनेज कर पा रहे थे ऑनलाइन में, लेकिन जो टेक्निकली साउंड नहीं है, जैसे हमारे हिंदी के टीचर्स होते हैं, संस्कृत के टीचर्स होते हैं, जो इतने टेक्निकली साउंड नहीं होते, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करने में। दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि सैलरी का, तो सैलरी का भी, जैसे हमारे विद्यालय ने तो सैलरी में इतना कोई इशू नहीं रहा। हमारे विद्यालय ने पूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन 80 to 90% सैलरीज दी। लेकिन जो और छोटे विद्यालय हैं वहाँ पर टीचर्स ने ऑनलाइन पूरा काम किया, पूरी मेहनत की, लेकिन उनको सैलरी नहीं मिली। तो वहाँ पर फाइनेंशियली जो टीचर्स थे वो काफ़ी परेशान हुए। हमारे साथ और भी लोग हैं। मैम क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम मिस प्रणाली है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर मैं PRT में पढ़ाती हूँ, तो सारी सब्जेक्ट लेती हूँ। तो अभी आप जब नया सेशन स्टार्ट हुआ तो स्टूडेंट में क्या चेंजेस आपने देखे? स्टूडेंट में सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही है राइटिंग प्रॉब्लम, कि उनकी रिटन हैबिट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। वो लिखने में बच्चे काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, तो वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की रिटन हैबिट जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे मैम ने बताया कि बच्चों के साथ लिखने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही, तो आपने क्या देखा? बिल्कुल, मैं मैम की बात से एग्री हूँ। वैसे तो मैं प्री प्राइमरी सेक्शन देखती हूँ। मेरा नाम है वो राधिका अग्नोत्री है।
तो सबसे ज़्यादा जो लिखने की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि घर पे रह के बच्चों ने लिखा, मन हुआ तो लिखा, नहीं मन हुआ तो नहीं लिखा। और सबसे ज़्यादा हैबिट, जो बच्चों की हैबिट्स है वो इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं, सिर्फ अपनी सुनते हैं, अपनी करते हैं। ऑनलाइन क्लास में सबसे ज़्यादा ये हम लोगों को फेस करना पड़ा कि मन हुआ तो क्लास अटेंड की, नहीं मन हुआ तो नहीं। यस। क्या नाम क्या? सर मेरा नाम अमृता है। क्या करते हैं यहाँ? सर रिसेप्शनिस्ट। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, रिसेप्शनिस्ट हैं आप। बहुत सारे लोग यहाँ आते होंगे, कब से काम कर रहे हैं? सर 2 मंथ हो गया। 2 मंथ हो गए। 2 मंथ में मतलब जब से विद्यालय ओपन हुआ तब से आप यहाँ काम कर रहे हो। 2 महीने में क्या क्या देखा? बड़े सारे लोग आपके पास आते हैं। कोविड के पहले का सीन और आज के सीन में क्या डिफरेंस देखा? सर आज के सीन में तो सर पेरेंट्स आते हैं, क्या फीस कर रहे हो आप यहाँ पे? सर फीस की लेके आते हैं ज़्यादातर। फीस को लेकर ज़्यादा इशूज चल रहे हैं। मैम क्या नाम है? मिसेस मधु तिवारी। जी, मधु जी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं विद्यालय? सर मैं हिंदी और इंग्लिश पढ़ाती हूँ यहाँ। एक सवाल आपसे मेरा इम्पोर्टेंट ये है कि स्टूडेंट हैं, हमारे साथ भी रहा, आपके साथ भी रहा होगा, बच्चों का अपना इंटरेस्ट रहता है। आप कैसे उनकी साइकोलॉजी को, उनकी सोच को कैसे समझते हैं कि बच्चा क्या चाह रहा है? सर जैसे हम लोग बच्चों को क्लास में गाइड करते हैं, तो हम लोग पर्सनल बच्चे से थोड़ा सा होके एक मतलब ज़्यादा से हम लोग डिसिप्लिन में भी बिलीव रखते हैं, लेकिन एक बच्चों से एक पर्सनल बिहेवियर रखते हैं उनके साथ, और उसके थ्रू ही समझ सकते हैं कि बच्चे क्या चाहता है और उसे किस तरीके से जब तक उससे पर्सनल टच नहीं होगा। मैम क्या नाम आप? माय नेम इज़ निधि रजौरिया और मैं यहाँ पीजीटी कॉमर्स की टीचर हूँ। नया सेशन स्टार्ट हुआ है, किस तरीके से देखते हैं, क्या देखा? सर नया सेशन स्टार्ट एंड हम लोग जो देख रहे हैं कि काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स बच्चों की स्टडी लेवल, बच्चों का राइटिंग लेवल, एवरीथिंग इज़ ज़ीरो नाउ। तो वो कुछ भी जल्दी कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आप उनको कुछ टीच कर रहे हैं, वो उनके माइंड में सेट नहीं हो रहा, क्योंकि वो घर पे रहे, उन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं, टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, बट बच्चों ने उसके साथ कुछ भी लिया नहीं है उसको, तो इसलिए टीचर्स को फेस करनी पड़ी डिफ़िकल्टीज़, प्लस बच्चों के साथ भी उसका बैड इफेक्ट ही हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट ही हो रहा है उनके साथ। सर आपसे आखिरी सवाल, स्टाफ को क्या सजेशन देना चाहते हैं जिससे कि संस्था जहां स्टैंड 2 साल पहले कर रही थी वहीं फिर कैसे पहुंचे? धन्यवाद सर। एक्चुअली जहाँ पर हम थे वहाँ पर पहुँचने में तो अभी हमें वक्त लगेगा, क्योंकि बच्चों को जिस लेवल पर हमने छोड़ा था वो बच्चे माइनस में चले गए। उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम लोग ग्रामीणांचल में हैं, तो वहाँ जो तमाम इश्यूज़ रहे हैं नेटवर्क के या मोबाइल्स की अवेलेबिलिटी के, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम रही हैं, उसकी वजह से हम लोग काफ़ी पीछे हो गए हैं। तो उनको लाइन पे लाने के लिए सबसे अच्छी बात ये कि हर बच्चे को बहुत पर्सनली टच में लाके, एक्चुअली इस समय जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। बच्चा कैसे पढ़ना चाहता है, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, हमें इस बात को ध्यान में रख के पढ़ाना है, तभी हम बच्चे की व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को, उसके दिमाग को अपने लेवल पर ला सकते हैं। धन्यवाद सर। बात करें जिस तरीके से आप देख रहे थे, पूरी विद्यालय की यूनिट थी, प्रधानाचार्य से लेकर सारे शिक्षक यहाँ मौजूद थे। बहुत बारीकी से बताया कि पिछले 2 साल के कोरोना काल के समय कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमें आशा है, उम्मीद है कि जो हमारा स्टडी गैप रहा उसको पूरा स्टाफ 100% अपना एफर्ट करेगा, जिससे कि आप लोग जहां स्टैंड 2 साल पहले कर रहे थे उसको बहुत आसानी से रिकवर कर सकें। न्यूज़ 24 की तरफ से आप सबको नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।